Hello my dear friends, myself Alimuddin Sheikh Qadri and my YouTube channel is Alimuddin Sheikh Qadri. My coaching classes is Qadri coaching classes. Through Qadri coaching classes, once again I am coming in front of you to giving a new lecture or a new topic. So my dear friends, today we will have to discuss blood clotting. Blood clotting. Simple meaning, suppose that in the case of accident, a majority of blood is coming out in your body. Majority of blood is coming out in our body. How can we provide to protection for us? Before this episode, I am also be telling what is the work of blood. So my dear friend, I am giving to the lecture in our previous topics, what is the work of blood. Once again I repeated it. What is the work of blood? It means, simple point, there is a very simple work of blood. It regulates or transports ऑक्सीजन इन आवर बॉडी. रुधिर का जो पहला कार्य मैंने बताया था आपको वो ये है कि रुधिर का कार्य होता है आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना. दूसरा वर्क इसका मैंने बताया था, सेकेंड वर्क मैंने आपको बताया था कि इसका सेकेंड वर्क होता है कि ये बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है, उसका भी परिवहन करता है. प्रत्येक कोशिकाओं से लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड को ये बाहर निकाल देता है, लेके आता है हार्ट को, हार्ट भेज देता है लंग्स को, लंग्स उसको एक्सपायरेशन क्रिया के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देता है. माय डियर फ्रेंड, रिस्पायरेशन इट मींस इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन. इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन इज इक्वल टू रिस्पायरेशन. रिस्पायरेशन का प्रोसेस मैंने बताया आपको, श्वास को लिया जाना और बाहर निकाल. दिस इज सिंपली इक्वल टू द ब्रीथिंग. दिस इज सिंपली इक्वल टू द ब्रीथिंग. श्वासोच्छ्वास की क्रिया, श्वसन की क्रिया. इस श्वसन की क्रिया के परिणाम स्वरूप श्वास को अंदर लिया जाता है, इसके बाद इसे बाहर निकाल दिया जाता है. तो ऐसी क्रिया में हमारे बॉडी का जो ब्लड होता है, इस ब्लड का क्या फंक्शन होता है. जब हम मिक्सचर ऑफ गैसेस को लंग्स के अंदर लेते हैं थ्रू नेजल पाइप, ये हमारे लंग्स में मिक्सचर ऑफ गैसेस जाती हैं, तो उसमें से हीमोग्लोबिन, जो ब्लड की कॉर्पसेल्स में हीम नाम का रंगा पदार्थ है, यह ऑक्सीजन को कैच कर लेता है. तो ऑक्सीजन को कैच करके हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा. जहां जहां ब्लड का सर्कुलेशन होगा वहां वहां पर ये ऑक्सीजन जाएगा. एंड दोस टाइप्स ऑफ ब्लड जो आर कैच द ऑक्सीजन इज सिंपली इक्वल टू द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. इन विच टाइप्स ऑफ ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऐसे ब्लड को हम बोलेंगे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. एंड माय डियर फ्रेंड, those categories of blood is attached to the carbon dioxide and exist outside of the body. So in this types of blood is simply called to the deoxygenated blood. Blood जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैच करके बॉडी से बाहर निकाल देता है उसको डीऑक्सीजनेटेड कहा जाता है. तो आपने दोनों फंक्शन देखा, इसके दोनों फंक्शन आपने देखा कि ब्लड ऑक्सीजन को जो कैच करके कैरी कर रहा है, पूरे बॉडी में ले जा रहा है. कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी पूरे एक एक सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को कैच करके बॉडी से बाहर निकाल रहा है. ये फंक्शन आपने देखा. थर्ड फंक्शन में आपने देखा कि ये कार्बोनिक हीमोग्लोबिन को भी बॉडी से क्या करता है कि ये उनको पहुंचाने का कार्य करता है. कार्बोनिक हीमोग्लोबिन, जिसको हम कह सकते हैं बाइकार्बोनेट्स. अगला है पोषक पदार्थों, जो बॉडी के अंदर जो हेल्पफुल मटेरियल्स हैं, पोषक पदार्थ हैं, हेल्पफुल मटेरियल हैं,
पोषक पदार्थों का ये परिवहन करता है। बॉडी के अंदर टोटल हेल्पफुल मटेरियल को ये ट्रांसपोर्ट करता है, पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। अगला मैंने बताया आपको उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है। माय डियर फ्रेंड, ये आपको गलत लग रहा होगा सुनने में कि रुधिर ब्लड जो है ये एक्सक्रीटरी मटेरियल को बॉडी से बाहर करता है। हाँ भाई, सिंपल सा पॉइंट है, वेरी सिंपल पॉइंट। जब ये ब्लड हमारी किडनी में जाकर के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया को करता है, परानिस्यंदन की क्रिया को करता है, तो परानिस्यंदन की क्रिया के पश्चात उस ब्लड में जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उसको ये बाहर निकाल देता है, ये भेज देता है उसे यूरिनरी ब्लैडर में। कहां भेजता है? यूरिनरी ब्लैडर में भेज देता है। अब यूरिनरी ब्लैडर में टाइमली उसको एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो आपने एक मैकेनिकल एक्शन देखा, इस तरह से जो आपने एक मैकेनिकल एक्शन देखा, वो सिंपल वे बता रहा है आपको कि किस तरह से ऑक्सीजन को कैच किया जा रहा है, और यही ब्लड ऑक्सीजन को कैच करने के बाद हमारे लंग्स से लेकर के वो बॉडी के सारे पार्ट तक पहुंचा रहा है। पहुंचाने के बाद वहां पर कंबस्शन की क्रिया हो रही, दहन की क्रिया हो रही है, और दहन की क्रिया के पश्चात जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है उसे बॉडी से कैसे बाहर निकाला जा रहा है। अगला प्रोसेस में मैंने आपको क्लियर कर दिया कि उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकाल देता है। जो भी हम फूड न्यूट्रिएंट्स लेते हैं माय डियर फ्रेंड, जो भी खाद्य पदार्थ हम लेते हैं, वो सारे के सारे खाद्य पदार्थ हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंकिंग हमारी यह है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जितने ले रहे हैं सबके सब, अगर आप सोचिए कि सबके सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें से कुछ टॉक्सिक मटेरियल भी होते हैं, नहीं होते हैं तो बॉडी उसे बनाती है। आर्निथिन साइकिल चला करके यूरिक एसिड को बना देती है। अगर बॉडी से यूरिक एसिड बाहर ना निकले तो आपको आर्थराइटिस हो जाएगा। तो ऐसे मटेरियल बॉडी से आपको बाहर निकालने हैं जो बॉडी की इंटरनल एक्टिविटी के थ्रू अपने आप बाहर निकलता है। आप वहां पर कोई वर्क नहीं करते, आपकी बॉडी के पार्ट्स वहां पर वर्क करते हैं। आपकी बॉडी के पार्ट्स वहां पर वर्क करते हैं। तो बॉडी के पार्ट्स ने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करके टॉक्सिक मटेरियल को आपकी बॉडी से बाहर निकाल दिया। सो अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, myself Alimuddin Sheikh Qadri, I have already been told to you the function of blood. And next one, समस्थापन करता है, होम्योस्टेसिस का प्रोसेस करता है, ब्लड को क्लॉटिंग कराने का प्रोसेस करता है, रुधिर को थक्का जमाने का प्रोसेस करता है, एंड हेल्प्स टू द अदर ऑर्गन्स। माय डियर फ्रेंड, आप सभी लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, यदि ब्लड का फ्लुएंस किसी इंडिविजुअल ऑर्गन में बंद हो जाए तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या वह ऑर्गन आपका एक्टिव होगा? नहीं। इसका मतलब हमारे अंगों को पूरी तरह से एक्टिव करने के लिए, सक्रिय बनाने के लिए ब्लड का आवश्यक होना, ब्लड का उपयोगी होना, ब्लड का फ्लो करना, यह नितांत आवश्यक है। यदि ब्लड फ्लो नहीं कर रहा है तो इस तरह की एक्टिविटी उस ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाएगी और वह ऑर्गन फंक्शनलेस हो जाएगा। पैरालिसिस के केस में आप जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपको बताता है कि भाई यहां पर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, ऐसी ऐसी एक्टिविटी करिए, आप ऐसे ऐसे अभ्यास करिए, प्राणायाम, जो विभिन्न प्रकार के आयामों को आपको बताता है, एक्सरसाइज को आपको बताता है, ताकि मसल्स की एक्टिविटी जो है वो बनी रहे, मसल्स की एक्टिविटी वो बनी रहे। जब मसल्स एक्टिव रहेंगी तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी के आर्टरीज और वेन्स पूरी तरह से स्ट्रेचेबल होंगे और आसानी पूर्वक वर्क करते रहेंगे। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज द सिंपल वर्क ऑफ ब्लड। इसी को मैंने कहा कि रुधिर का कार्य है। अब आइए देखते हैं कोआगुलेशन कैसे होता है, ब्लड क्लॉटिंग क्या है। माय डियर फ्रेंड, देयर आर 13 एलिमेंट्स। हाउ मेनी एलिमेंट्स? 13 एलिमेंट्स हैव हेल्प टू द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। 13 तक तो है, 13 एलिमेंट्स हैं जो हमारे बॉडी की क्लॉटिंग को कराते हैं। जो बॉडी में जो रुधिर है, ब्लड है, अगर वो फ्लो कर रहा है, बाहर निकल रहा है किसी न किसी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप, सपोज दैट आई एम टेकिंग सिंपल एग्जांपल इन द केस ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट की क्रिया हो जाती है, एक्सीडेंट का एक्शन हो जाता है, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, आपकी बॉडी से ब्लड निकलता है।
अगर ये बॉडी में ब्लड कोआगुलेट ना हो, स्कंदित ना हो, तो आप सोचिए कि आपके शरीर से सारा का सारा ब्लड निकल जाएगा। एंड ह्यूमन आर इजिली बी गोइंग ऑन डेथ, आसानी से उसकी मृत्यु हो जाएगी। बट ये 13 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपके बॉडी से निकलते तो हैं, परंतु ब्लड को नहीं निकलने देते, ऊपर पहुंच करके एक फाइब्रिल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसको ब्लड को आसानी से ऊपर क्लॉट कर देते हैं, जिससे रुधिर का बहना बंद हो जाता है। जब ब्लड का बहना बंद हो जाएगा, रुधिर का बहना बंद हो जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में जो अतिरिक्त ब्लड है, शेष ब्लड है, वो आपकी बॉडी में बचा रहेगा। माय डियर फ्रेंड, मैं अलीमुद्दीन शेख कौदरी आपको इसी विषय में समझाना चाह रहा हूं कि ब्लड की क्लॉटिंग कैसे होती है, और मैं आज बताना भी चाहूंगा आपको ब्लड ग्रुप क्या है और कैसे आरएच फैक्टर वर्क करते हैं, क्या होता है आरएच फैक्टर। यहां तक का टॉपिक आज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। आज का हमारा ये जो टॉपिक रहा है, ये आपका सेकेंड पार्ट है। मैंने कहा था मैं 4 पार्ट में इसको एक्सप्लेन करूंगा, मैं इस सेकेंड पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो पार्ट सेकेंड हमारा जो है इसी बात को इंगित करता है कि ब्लड की क्लॉटिंग क्या है। मैंने कल आपको बताया था कि ऑल डोनर कौन से ब्लड ग्रुप हैं, ऑल रिसेप्टर कौन से ब्लड ग्रुप हैं। आज मैं आपको बताने चल रहा हूं कि ब्लड की क्लॉटिंग कैसे हो रही है। जरा देखिएगा ध्यान से, अभी मैंने फंक्शन ऑफ ब्लड आपके सामने क्लियर किया। रुधिर के कार्य क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ऑक्सीजन को जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी बॉडी से बाहर निकालता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल को आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन के थ्रू बाहर निकाल देता है, होम्योस्टेसिस के फंक्शन में वर्क करता है, अदर ऑर्गन के फंक्शन में एक्टिव होता है। इस तरह से एक्टिविटीज जो होती हैं वो ब्लड की होती हैं। विदाउट ब्लड ह्यूमन कैन नॉट बी एक्टिव। सो माय डियर फ्रेंड, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि होल बॉडी वेट का 7 to 8% ह्यूमन बीइंग्स में ब्लड होता है। होल बॉडी वेट का 7 to 8% ह्यूमन बीइंग्स में ब्लड होता है। अगर ब्लड इससे कम है तो इसका मतलब हो गया कि उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, ब्लड की कमी है, और वह पर्सन एनीमिक पर्सन कहलाता है। एनीमिक, एनीमिया डिजीज से होने वाला एनीमिक डिजीज कहलाता है। माय डियर फ्रेंड, अगर ये एनीमिक पर्सन हो जाएंगे तो कोई भी वर्क करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि ब्लड की कमी है, ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगी, तेजी के साथ सांस लेने की क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। अर्थात थोड़ा सा भी काम करने पर वो हांफना शुरू कर देते हैं, तेजी के साथ श्वास लेना शुरू कर देते हैं। ब्रीथिंग मैकेनिज्म आर स्टार्टेड टू वेरी हाई इन पॉइंट्स। अत्यधिक मात्रा में ब्रीथिंग मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। सो एट दिस केस आर इन दिस केस ऑफ पॉइंट्स, आपको आप समझना है कि क्लॉटिंग क्या होती है। आइए देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने 13 एलिमेंट्स लिखा है। फाइब्रिनोजन, आप देख सकते हैं, एक एक करके मैं नाम बताता चल रहा हूं आपको। प्रोथ्रॉम्बिन, फर्स्ट है फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रॉम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयन, एसपीसी आयन, और लिबाइल, एंटी हीमोप्थाइलिक, जिसको हम AHG भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको AHG के नाम से भी जानते हैं। PTC क्या है? क्रिसमस एलिमेंट इसको कहा जाता है। PTC को क्रिसमस एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। PTC है। और यहां पर आप देखते हैं स्ट्रक्चरल फैक्टर एंड हैगमैन फैक्टर, फाइब्रिन फैक्टर। इसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर लिखा है फ्लेचर फैक्टर एंड 13 पार्ट्स है PTA, थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। ये 13 पार्ट हो गए। ये 13 एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट, टोटल 13 फैक्टर्स। माय डियर फ्रेंड, ये टोटल जो 13 फैक्टर्स हैं, यह 13 फैक्टर एक्टिव होकर के आपके ब्लड को कोआगुलेट कर देते हैं, रुधिर को जमा देते हैं। मैं आपको यहीं पर एक बात और बता देना चाहता हूं कि अगर ब्लड की क्लॉटिंग आपके ब्रेन में हो गई या कहीं स्थानों पर हो गई जबकि आप एलाइव कंडीशन में हैं, तो वहां पर इस क्लॉटिंग को कहा जाता है हीमोरहेज। हैमरेज जिसको बोला जाता है, ब्लड हैमरेज, हीमोरहेज, ब्रेन हैमरेज, ब्रेन में ब्लड की क्लॉटिंग हो जाना, ब्रेन में के अंदर ब्लड की क्लॉटिंग हो जाना। तो इस तरह से जहां पर ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी, ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा।
सो माय डियर फ्रेंड, आइए एक एक करके इसके टॉपिक को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, मैं कुछ टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताने चल रहा हूँ, और मेरा रिक्वेस्ट आप सभी से है कि आप सभी लोग इस पॉइंट्स को नोट कर लेंगे कि यहाँ पर फाइब्रिनोजन, आर्थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयन, एसपीसीए, लेवाइल, एंटीहीमोथाइलिक, एएचजी, पीटीसी जिसको क्रिसमस एलिमेंट बोला गया, एंड स्टिचुरल फैक्टर एंड हेडमैन फैक्टर, फाइब्रिन फैक्टर एंड फ्लेचर फैक्टर, एट लास्ट PTA or thromboplastin antecedent factor, थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट फैक्टर। ये 13 फैक्टर हैं, ये 13 फैक्टर हैं जो कि आसानी पूर्वक हमारे बॉडी में ब्लड को क्लॉट कराने का वर्क करते हैं, रुधिर को जमाने का वर्क करते हैं। अगर ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती, मैंने आपको इसके हान पहले ही बता रखा है कि रुधिर के बह जाने से ह्यूमन बींग्स की डेथ भी हो जाती है। माय डियर फ्रेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13. Total how many factors are involved in the blood clotting? 13 factors. How many factors? 13 factors are simply involved to the process of blood clotting. Blood clotting में टोटल ये 13 फैक्टर पार्टिसिपेट करते हैं। आइए देखते हैं ये क्लॉटिंग किस प्रकार से होती है और कैसे होती है। सो माय डियर फ्रेंड, इस क्लॉटिंग के विषय में अगर हम स्टडी करें, देखें, आइए मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने चल रहा हूं, और इसको आप आसानी पूर्वक समझिएगा, और फिर यहां पर जो प्रोसेस आपकी समझ में ना आए, आप आसानी पूर्वक क्वेश्चन अराइज करिएगा। ये देखिएगा, एक इक्वेशन मैंने यहां पर लिखा है। इस इक्वेशन की सहायता से मैं आपको ब्लड क्लॉटिंग के विषय में बताऊंगा कि किस तरह से ब्लड क्लॉटिंग हो रही है। ये ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा है आपसे कि जो भी टॉपिक मैं बताने चल रहा हूं, या आपको डॉक्टर आर्यल कोटप्याल की बुक से बता रहा हूं, डॉक्टर आर्यल कोटप्याल की बुक से बता रहा हूं, और ये मैं ध्यान दे के बता रहा हूं कि हमारे क्लास 11th क्लास 12th के बच्चे पूरी तरह से इसको समझेंगे, रियलाइज करेंगे, और एग्जाम आ रहा है, एग्जाम में इसको रीड करेंगे। और साथ ही साथ मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया है कि मैं अनसॉल्व भी देता रहूंगा, और इसके जितने भी मॉडल सेट पेपर हैं, मैं आपको मॉडल सेट पेपर भी अपने YouTube चैनल के माध्यम से लगातार देता रहूंगा। सो माय डियर फ्रेंड, आइए देखते हैं कि प्रोथ्रोम्बिन यह किस एंजाइम की उपस्थिति में एक्टिव होता है। प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम की जो ब्लड में है, कैसे कोआगुलेट कर रहा है ब्लड, इसके विषय में आपको बता रहा हूं। प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, क्या बनाता है? थ्रोम्बिन बनाता है। थ्रोम्बिन अगर ये बना लिया, तो थ्रोम्बिन बना लेने के बाद ये फाइब्रिनोजन में कन्वर्ट होता है। जब ये फाइब्रिनोजन बनाएगा, फाइब्रिनोजन डायरेक्ट फाइब्रिन बना लेता है। माय डियर फ्रेंड, अब ये फाइब्रिन बन गया, ब्लड में फाइब्रिन बन गया। जो 13 फैक्टर्स थे, वो 13 फैक्टर्स कैसे एक्टिव हो रहे हैं? प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम की उपस्थिति में। ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम ऑलरेडी मैंने बताया आपको 13 फैक्टर में से है, और कैल्शियम आयन भी 13 फैक्टर में से है। ये यहां से एक्टिव होते हैं, रिएक्ट करते हैं और बना देते हैं थ्रोम्बिन बनाते हैं। और ये थ्रोम्बिन जो बन गया, इस थ्रोम्बिन के बनने के बाद ये फाइब्रिनोजन फाइब्रिन बना देता है। फाइब्रिनोजन क्या बनाता है? फाइब्रिन बना देता है। फाइब्रिनोजन मैंने बताया है आपको, एक जो है पतले पतले धागे जैसी जाल सदृश संरचनाएं, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर, देयर आर वेरी माइन्यूट एंड वेरी थिन नेट लाइक स्ट्रक्चर इज सिंपली इक्वल टू द फाइब्रिनोजन। जैसे लगता है कि एक जाल जैसा बुना गया है, ऐसी संरचनाएं मिलकर के क्लॉट कर रहे, रुधिर की कणिकाओं को बहने से, जो है दूर जाने से रोक ले रहे, ब्रेक कर दे रहे हैं, और बना दे रहा फाइब्रिन। माय डियर फ्रेंड, आगे यहां का रिएक्शन देखिए। फाइब्रिन प्लस आरबीसीएस, फाइब्रिन प्लस रेड ब्लड कॉर्पसेल्स प्लस WBCS, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। फाइब्रिन बना कैसे? इनके द्वारा बना प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम एंड कैल्शियम आयन बना थ्रोम्बिन, फिर फाइब्रिनोजन से बन गया फाइब्रिन,
फाइब्रिन जो बना वो फाइब्रिन प्लस आरबी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स प्लस व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, चाहे लाल रुधिर कणिका हो या श्वेत रुधिर कणिका हो, इन कणिकाओं को तुरंत कैप्चर करती है और फाइब्रिन के साथ हेल्प से ये ब्लड को क्लॉट करा देती है। रुधिर क्या हो गया, यहां पर क्लॉट कर गया, ब्लड की क्लॉटिंग यहां क्लियर हो गई माय डियर फ्रेंड्स। अब ये जब ब्लड की क्लॉटिंग यहां पर क्लियर हो गई, ब्लड क्लॉट कर गया, तो क्या ये ब्लड अंदर ब्लड को सर्कुलेट होने देगा, फ्लो होने देगा, बहने देगा? नेवर, कभी नहीं। माय डियर फ्रेंड, ऐसा भी हो सकता है, आप देखिए जरा सा, यहां पर मैं एक पतली पतली वेन बना रहा हूं, इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से वेन को मैंने बनाया। इधर आप देख रहे हो थोड़ा सा चौड़ा है, इधर आप देख रहे हो पतला है। यहां से ब्लड का फ्लुएंस ज्यादा है, यहां से ब्लड का फ्लुएंस कम है। ध्यान दीजिएगा कि अगर यहां पर अमाउंट ज्यादा है तो वेलोसिटी कम है, यहां पर अमाउंट कम हो गया तो वेलोसिटी बढ़ गई। भाई इधर का एरिया ज्यादा है तो तेजी के साथ ब्लड इंटर करेगा, लेकिन इधर जो इंटर कर रहा है और तेजी के साथ बाहर निकलेगा। इसी बीच जहां पर ये सकरा सा प्लेस है, अगर ये ब्लड की कॉर्पसेल्स यहां पर आकर कैसे कोआगुलेट कर गई, इस तरह से आकर के कोआगुलेट कर गई, स्कंदित हो गई, पाइप को ब्रेक कर दिया, वेन्स को ब्रेक कर दिया, आर्टरीज को ब्रेक कर दिया, रोक दिया, ब्लॉक कर दिया, क्या इस साइड का ब्लड इस साइड में फ्लो हो पाएगा? नेवर, कभी नहीं फ्लो हो पाएगा। सो माय डियर फ्रेंड, अगर इस साइड का ब्लड इस साइड में फ्लो नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब हो गया कि इस वेन में ब्लड क्लॉटिंग कहीं न कहीं है। तो एंजियोग्राफी के थ्रू ये क्लियर कर लिया जाता है, एंजियोग्राफी के थ्रू ये क्लियर कर लिया जाता है ब्लड की क्लॉटिंग कहां पर हुई है। डॉक्टर मेडिसिन से इस क्लॉटिंग को रिमूव करता है, एक्सरसाइज से मेडिसिन को रिमूव किया जाता है, एंजियोग्राफी की क्रिया के द्वारा इसकी क्लॉटिंग का पता लगाया जा सकता है। इस तरह की एक्टिविटी से ब्लड क्लॉटिंग कहां पर हुई है, किस तरह से हुई है, आसानी पूर्वक इसका पता लगा लिया जाता है। मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी, मैंने आपको बताया अभी अपने इस YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से कि किस तरह से ब्लड कोआगुलेट करता है। और ब्लड के कोआगुलेशन आप लोग भी ध्यान से इसको नोट करिएगा, लिखिएगा। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप आसानी पूर्वक हमसे क्वेश्चन राइज कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आप लोग राइज करेंगे उस क्वेश्चन को बच्चे भी हमारे राइज करेंगे। जो लोग हमारे इस चैनल को प्रोसीड कर रहे, देख रहे, यूट्यूब को देख रहे हैं, वो भी आसानी पूर्वक इसको जो है क्वेश्चन को समझेंगे, जानेंगे। अगर आपके सामने कोई समस्या है, किसी प्रकार के क्वेश्चन कोई डिफिकल्टीज है, आप उस क्वेश्चन को हमसे पूछ सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि ब्लड की क्लॉटिंग हो गई, ब्लड क्लॉट कर गया, तो क्लॉटिंग के लिए एक प्रतिस्कंदक होता है। प्रतिस्कंदक मींस होता है एंटी कोआगुलेंट, जो क्लॉट नहीं करने देता। माय डियर फ्रेंड, अगर ब्लड क्लॉट ही करता रहेगा तो आपकी बॉडी सर्वाइव कैसे करेगी? इसलिए उसमें एंटी कोआगुलेंट भी होता है। एंटी कोआगुलेंट, जो ब्लड कोआगुलेंट है, जमा हुआ है, एंटी कोआगुलेंट जिसका नाम जो जमा हुआ है तो हिपैरिन के द्वारा जमा हुआ है, हिपैरिन के द्वारा जमा हुआ है, और हिपैरिन को ये निष्क्रिय कर देता है, इनएक्टिव कर देता है। जब हिपैरिन, इसके अलावा ये एंजाइम रुधिर का थक्का बनाने के लिए उपयुक्त प्रोटीनों को निष्क्रिय कर देते हैं। प्रोथ्राम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल देता है, प्रोथ्राम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल देता है। इस तरह से आपने देखा कि एक्टिविटीज वर्क करना शुरू कर देती है। अगर यह एक्टिविटीज वर्क कर रही है तो आप देख सकते हैं आसानी पूर्वक कि किस तरह से ब्लड को क्लॉट किया और क्लॉट करने के बाद आगे बढ़ रहा है। माय डियर फ्रेंड, माई सेल्फ अलीमुद्दीन शेख कादरी, मैंने आपको ब्लड क्लॉटिंग के विषय में बताया, कोआगुलेशन के विषय में बताया, स्कंदन के विषय में बताया। रुधिर का स्कंदन इन 13 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, 13 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स के द्वारा होता है। और ब्लड जो क्लॉट कर गया, उस क्लॉटेड ब्लड को बॉडी से बाहर निकालना है तो कैसे आप रिमूव करेंगे? उसके लिए एंजियोग्राफी की क्रिया होती है, मेडिसिन लेना पड़ता है, कहीं जाकर के ब्लड बॉडी से जो है क्लॉटेड ब्लड जो है निकलेगा। फिर आपकी वेन्स जो होती हैं, आर्टरीज जो होती है, वो फ्री हो जाएंगी और ब्लड का सर्कुलेशन, आदान प्रदान, उससे रुधिर का आना और जाना समुचित रूप से व्यवस्थित हो जाता है। नहीं तो माय डियर फ्रेंड, हार्ट को काफी ज्यादा वर्क करना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में हार्ट के वॉल फेल्योर हो सकते हैं। जब हार्ट का वॉल फेल्योर हो जाएगा
तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपकी बॉडी वर्क कर पाएगी? नेवर। हार्ट फेलियर हो गया तो मैं कह रहा हूं, हार्ट फेल हो गया तो किस तरह से बॉडी वर्क करेगी भाई? बिल्कुल नहीं वर्क पाएगी, फंक्शनलेस हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि आदमी की मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं ब्लड ग्रुप के विषय में। मनुष्य के अंदर विभिन्न प्रकार के रुधिर वर्ग, मनुष्य के अंदर विभिन्न प्रकार के रुधिर वर्ग। माय डियर फ्रेंड, ब्लड ग्रुप की खोज अगर किसी ने किया तो मैंने ऑलरेडी इस विषय में बोल रखा है, अपने यूट्यूब चैनल पर इस टॉपिक को अपलोड कर रखा है। जिनको एक ब्लड ग्रुप को स्टडी करना हो, पढ़ना हो, हमारे चैनल पर जाकर के ब्लड ग्रुप टॉपिक को सर्च कर लेंगे, आसानी पूर्वक उनको मिल जाएगा और आसानी पूर्वक स्टडी कर सकते हैं। आइए फिर मैं बता रहा हूं आपको कि ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। कार्ल लैंडस्टीनर ने कब किया था? 1902 में किया था। किसने में किया था? 1902 में। किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर। नाम नोट रखिएगा, आप लोग नाम नोट रखिएगा। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज किया। माय डियर फ्रेंड, ब्लड ग्रुप की खोज इतनी आसान नहीं, मैंने ऑलरेडी इस विषय में लेक्चर दे रखा है। और जब ब्लड ग्रुप की खोज की गई तो वहां पर देखा गया कि ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ, 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप है। ये 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप हैं, जिसमें आप देखिए कि मैं फिर से इसके सामने लिख रहा हूं ए बी ओ। अब इसकी खोज किसने किया? कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने किया। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी क्या पाया जा रहा है। यहां पर मैं ब्लैक कलर से जो लिख रहा हूं ध्यान दीजिएगा, ब्लैक कलर से एंटीजन, यहां पर एंटीजन लिख रहे हैं, एंटीजन। इस साइड में एंटीजन मैं लिखूंगा और इस साइड में एंटीबॉडी, इस साइड में एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। ध्यान देंगे आप लोग, यहां पर एंटीजन ए, यहां पर एंटीजन बी, एंटीजन अब ए बी में आ रहे हैं हम, तो एंटीजन ए बी, एंटीजन में चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। और इसमें कोई एंटीजन नहीं। एंटीबॉडी में आइए, ये है तो ये एंटीबॉडी में आइएगा, यहां पर एंटीबॉडी बी आर स्मॉल बी, इसको स्मॉल बी एंटीबॉडी में चल रहे हैं। और यहां पर ये ए का है, यहां पर हो जाएगा स्मॉल ए बी का है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई भी एंटीजन अथवा कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। और ओ है, ओ में देखिएगा कि ए और बी दोनों होते हैं, ए और बी दोनों होते हैं। जाहिर सी बात हो गई कि ये इसको ब्लड दे सकता है, बी को ब्लड दे सकता है, ए बी को ब्लड दे सकता है, ओ को ब्लड दे सकता है। ब्लड तो दे रहे हैं, ऐसी कंडीशन में ब्लड तो दिया जाता रहा, ब्लड तो दिया जाता रहा, आसानी पूर्वक ब्लड को डोनेट किया जाता रहा। फिर भी यह देखा गया कि डेथ हो रही है, मृत्यु हो रही है। मैंने कहा कि इसका होल डिस्कस अगर आपको स्टडी करना है तो मेरे YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी पर आप जाकर के ब्लड ग्रुप को आप सर्च करें, वहां पर होल डिस्क्रिप्शन सिर्फ ब्लड ग्रुप के ही विषय मैंने कराया है। और मैं जो टॉपिक बता रहा हूं ये फर्स्टली रन कर रहा हूं, किस तरह से ब्लड ग्रुप एक्टिव हो रहा है, आप इस बात को ध्यान देंगे। तो यहां पर आपने देखा कि ये ए हो गया, ए ब्लड ग्रुप हो गया, ध्यान देंगे। अब मैं कह रहा हूं कि ब्लड ग्रुप ए जो है अपने वाले को दे सकता है, अपने के साथ साथ आप देखिए इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो इसको भी दे सकता है, बी वाला भी इसको दे सकता है, ए बी ऑलरेडी दे ही रहा है, ओ वाला भी इसको दे सकता है। ए बी क्या हो गया? ए बी ऑल रिसेप्टर हो गया। क्या हो गया? ऑल रिसेप्टर हो गया। ए बी ऑल रिसेप्टर हो गया, सभी रुधिर वर्गों का ग्राही हो गया, ए बी ऑल रिसेप्टर हो गया। इसके साथ आप देखिए कि ओ क्या हो गया? ओ को यहां से भी ब्लड मिल रहा है, बी भी, क्यों कि आपने देखा कि कोई इसके ऊपर एंटीजन नहीं है, बी भी दे रहा है, ए बी का भी ले रहा है,
अपने से भी ले रहा है, ओ से भी ले रहा है। तो ये आप देखेंगे ध्यान से, ए बी ऑल रिसेप्टर हो गया, और अगर ओ को देना है तो ओ इसको भी दे रहा है, ओ बी को भी दे रहा है, ए बी को भी दे रहा है, ओ को भी दे रहा है। तो ओ एक ऐसा ब्लड ग्रुप आपको मिला जो कि ऑल डोनर हो गया। क्या हो गया? ऑल डोनर हो गया। रीजन क्या है? इसके बाद ऊपर कोई एंटीजन है ही नहीं, इसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, इसलिए इसने इसको जो है दे दिया। क्या दे दिया? ब्लड जो है ओ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति ऑल डोनर है। क्या है? ऑल डोनर है। ऑल डोनर हो गया। ये क्यों हो गया ऑल डोनर? कि सभी को ब्लड दे रहा है। ध्यान देंगे, सभी को ये ब्लड दे रहा है। इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया। मींस ए को दिया, बी को दिया, ए बी को दिया, ओ को दिया। तो ए बी ऑल सॉरी ब्लड ग्रुप ओ ऑल डोनर हो गया और ए बी ऑल रिसेप्टर हो गया। इस तरह से ऑल डोनर और ऑल रिसेप्टर का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया। जिसको मैंने फिगर की सहायता से एंटीजन और एंटीबॉडी को एक्सप्लेन करते हुए मैंने आपको इसकी एक्टिविटीज के विषय में बताया है कि ब्लड ग्रुप कौन से हैं और किस प्रकार से उनको ऑल डोनर और ऑल रिसेप्टर कहा गया। इसका मेन इफेक्ट होता है माय डियर फ्रेंड कि किसके ऊपर एंटीजन पाया जा रहा है, किसके ऊपर नहीं पाया जा रहा है। आप ध्यान से देखेंगे, ए बी ऑल डोनर नहीं है। ऑल डोनर तो वह है जिसके ऊपर न तो कोई एंटीजन पाया ही नहीं जा रहा है। ब्लड की कार्बसेल्स के ऊपर पाई जाने वाली लेयर जो जाकर दूसरे से जुड़ जाती है, चिपक जाती है, ब्लड को कोआगुलेट कर देती है, स्कंदित कर देती है, थक्का जमा देती है और ब्लड का फ्लो बंद हो जाता है। ऐसा इसमें नहीं पाया जा रहा है। इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को अपना ब्लड आसानी से दे सकता है। और यह कहा गया कि ऑल डोनर है। क्या बोला गया इसको? ऑल डोनर है। माय डियर फ्रेंड, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ऑल डोनर होने की कंडीशन में भी डॉक्टर्स जो होते हैं वो सेम ग्रुप ब्लड ग्रुप का व्यक्ति अगर मिलता है तो वो ज्यादा प्रोबेबिलिटी देते हैं, ज्यादा प्रायिकता देते हैं कि सेम ब्लड ग्रुप का व्यक्ति मिल जाए तो उसका ब्लड आसानी से दे दिया जाए। उसका रीजन ये होता है कार्बसेल्स की मैच्योरिटी और साथ ही साथ कार्बसेल्स का मैच करना। सपोज दैट ओ ब्लड ग्रुप है और मैंने ओ को ही दिया, लेकिन ओ अगर निगेटिव है, आरएच फैक्टर इसका निगेटिव है और मैंने पॉजिटिव को दे दिया तो यहां पर भी कोआगुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए जिस तरह से ब्लड ग्रुप बनाए गए, ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ को दे सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आरएच फैक्टर कैसा है। अगर आरएच फैक्टर इसका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले को ही देगा, आरएच फैक्टर निगेटिव है तो निगेटिव वाले को ही देगा। तो पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव वाले को देगा, निगेटिव जो है निगेटिव वाले को देगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि पॉजिटिव ही ब्लड दे रहा है, ना कि निगेटिव दे रहा है। आइए आगे देखते हैं। यहां पर इस तरह से मैंने क्लियर कर दिया आरएच फैक्टर जो होते हैं, आरएच फैक्टर यह जो है बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, रिसर्च फैक्टर जिसको बोला गया आरएच फैक्टर, और जिसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर नाम के साइंटिस्ट ने, कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज जो है एक रिसस नाम के बंदर में किया था, एक रिसस नाम के बंदर में किया था। और जब बंदर में इसको देखा तो देखने के बाद यह क्लियर हुए कि किस प्रकार के ब्लड ग्रुप ज्यादा मात्रा में आवश्यक होने चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से ब्लड ग्रुपों की पहचान तो कर ली गई, रुधिर वर्गों की पहचान तो कर ली गई और साथ साथ उनके एंटीजन और एंटीबॉडी की भी पहचान कर ली गई। एंटीजन और एंटीबॉडी की पहचान भी हो गई। अब क्या करना है? अब उनको आरएच फैक्टर की खोज करना है, आरएच कारकों की पहचान करना है। अब आरएच कारक की जो पहचान हो रही है वह आरएच फैक्टर में आप जब कभी भी ब्लड को चेक कराने गए होंगे तो वहां पर देखा होगा कि डॉक्टर आसानी पूर्वक लिख के देता है आपको, ए पॉजिटिव ऐसे लिखता है, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव लिखता है। माय डियर फ्रेंड, अगर यही जो उसके ऊपर पॉजिटिव लिखा जा रहा है यही आरएच फैक्टर है। अगर ए पॉजिटिव का व्यक्ति
और ए निगेटिव वाले को अपना ब्लड दे दे रहा है, तो आप ध्यान से देखेंगे सेम पार्टिकल्स नहीं मिल रहे हैं इसके, और ऐसी कंडीशन में पावर ऑफ कोआगुलेशन बढ़ जाएगा, स्कंदन की क्षमता बढ़ जाएगी और ब्लड क्लॉट कर जाएगा। हाँ, जिए थोड़े समय तक के लिए तो सरवाइव करेगा, लेकिन जब पावर ऑफ कोआगुलेशन बढ़ जाएगी, स्कंदन की शक्ति बढ़ जाएगी, तो व्यक्ति की डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि पॉजिटिव वाले को ही पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप दिया जाए और निगेटिव वाले को निगेटिव वाला ब्लड ग्रुप दिया जाए। माय डियर फ्रेंड, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को इस विषय में एक्सप्लेन कर रखा है, बता रखा है कि ये जो होता है ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का है, कैसे इसकी खोज हुई थी, कब हुई थी, किस सन में हुई थी, ये मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज जो नए टॉपिक की तरफ लेके चलते हैं कि ब्लड बैंक क्या होती है, रुधिर बैंक क्या होती है। माय डियर फ्रेंड, ब्लड बैंक में हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि रुधिर 1 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ब्लड डोनर जो होता है ब्लड को डोनेट तो कर देता है, लेकिन उसे सिर्फ 1 महीने तक ही जो है प्रिजर्व रखा जा सकता है, उसे 1 महीने तक सुरक्षित रखा जा सकता है। माने 30 दिनों तक उसे ज्यों का त्यों हम सुरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए आपको ध्यान देना है कि प्लाज्मा को इससे भी अधिक ज्यादा समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, प्लाज्मा को इससे भी ज्यादा अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। परंतु मैंने कहा कि इस बात को ध्यान में रखना है कि डॉक्टर इतना वेट नहीं करते। रीजन उसका है कि भाई जब सेल डेड होना शुरू करेंगी उस समय आप ब्लड को डोनेट करने से क्या बेनिफिट मिलेगा, ब्लड को रिसीव करने से रिसीवर को क्या बेनिफिट मिलेगा, एक्सेप्टर को क्या बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए वो 2-1 दिन में 3 दिन में एंड तत्कालिक प्रभाव से ब्लड को लेते हैं और डायरेक्ट डोनेट जो है उसको जो है इफेक्टेड पर्संस को या नीडेड पर्संस को उसको दे दिया जाता है, आवश्यक व्यक्ति को उसे दे दिया जाता है। उसका रीजन यह होता है कि दे देने से उसके बॉडी में फिर से नई फ्लुएंसी आ जाती है ब्लड की। सीजर के दरमियान, सीजर के दौरान, ऑपरेशन की क्रिया के दौरान डॉक्टर को जब ब्लड की कमी होने लगती, क्योंकि सीजर के प्रोसेस में ब्लड बॉडी से बाहर आता है और जो ब्लड बॉडी से बाहर आ रहा है उसको फिर से मेंटेन करने के लिए ब्लड को लेना पड़ता है। डॉक्टर ब्लड को लेता है और बोल देता है, आपसे पहले ही बोल देता है भाई इस ऑपरेशन में हमको जो है 5 बॉटल, 5 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 2 यूनिट, 7 यूनिट, 6 यूनिट ब्लड हमको चाहिए, क्योंकि सीजर का प्रोसेस बॉडी को ओपन कर दिया उसने, ब्रेन को ओपन कर दिया उसने, डॉक्टर ने ब्रेन को ओपन किया, बॉडी को ओपन किया, बॉडी पार्ट्स को ओपन किया। उस कंडीशन फिर से उसको जो है सीजर करके डिजीज को बाहर किया, सेपरेट किया, आउट किया और उसे फिर थ्रेडिंग किया, फिर उसके बाद फिर वहां पर पैक किया उसे पूरी तरह से। और ऐसे प्रोसेस में ब्लड जो बाहर निकल रहा है जब तक वो स्टिचिंग नहीं कर देता और स्टिचिंग करके उसको पैक नहीं कर देता, ब्लड की क्लॉटिंग को ब्रेक नहीं कर देता है, तब तक ब्लड निकलता रहता है। ऐसी कंडीशन में अगर वो डॉक्टर बॉडी में ब्लड को न दे तो माय डियर फ्रेंड व्यक्ति की ऑपरेशन के दौरान ही मृत्यु हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर ब्लड लेता है। आप ये मत समझिए कि डॉक्टर ब्लड लेता है तो उसको कहीं और ब्लड बैंक में सप्लाई करेगा, नेवर। डॉक्टर इज सेकंड गॉड। डॉक्टर दूसरा भगवान है जो हमें नया जीवन देता है, जो हमें नया जीवन देता है। इसलिए हम आसानी से डॉक्टर के ऊपर बिलीव करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। नहीं तो क्रमशः लोगों से सुना जाता है डॉक्टर ने 7 यूनिट ब्लड मांगा है, 7। अरे बताइए, ब्लड अपने लिए मांगा है, आपके ही पेशेंट के लिए ब्लड को मांगा है, डॉक्टर ने आपके ही पेशेंट के लिए ब्लड को मांगा है। इसलिए जितने ब्लड की आवश्यकता होती है डॉक्टर उतने ब्लड को आसानी से आपसे बोल देता है। और इसी प्रकार से बोलता है भाई ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चाहिए, बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चाहिए, ए बी पॉजिटिव चाहिए, ओ ए पॉजिटिव चाहिए, आपको बताता है। आप ह्यूमन बीइंग्स में सर्च करते हो, देखते हो कौन से ब्लड ग्रुप का व्यक्ति कौन सा है, आप ब्लड को ले उस व्यक्ति को ले जाते हैं और उतना यूनिट ब्लड देते हैं। तो अगर उससे वही ब्लड डायरेक्ट मैच कर गया तो सो फार सो गुड,
नहीं मैच किया है तो उस ब्लड को लेकर के डॉक्टर ब्लड बैंक में शिफ्ट करता है, ब्लड बैंक से उस ग्रुप का ब्लड लेकर के सीजर कर देता है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो माय डियर फ्रेंड, माई सेल्फ अलीमुद्दीन शेख चौधरी, and I have telling to you the next point and how many types of corpuscles are occur in our body. ब्लड तो पाया ही जा रहा है, रुधिर तो पाया ही जा रहा है, इसके अलावा रुधिर में और क्या क्या पाया जा रहा है? TLC। ध्यान से देखेंगे, TLC डॉक्टर टेस्ट में लेता है ना, मैं इस साइड में लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, और यहां पर मैं आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं इस साइड में लिख करके बताता भी चल रहा हूं आपको, तो इस तरह से आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनेंगे हमारी बात को। पहला पॉइंट मैंने बता दिया आपको, TLC। क्या बताया मैंने? TLC। यहां पर लिखा है मैंने TLC। माय डियर फ्रेंड, TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, इसको बोला जाता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। यह प्रति घन सेंटीमीटर में इसकी गणना की जाती है कि बॉडी में TLC कितना है। ब्लड की कॉर्पसेल्स में इसकी भी कमी से विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, इसलिए डॉक्टर टेस्ट में लिखता है भाई अपना TLC टेस्ट करा के आओ, DLC टेस्ट करा के आओ। तो TLC का मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। DLC ध्यान देंगे, DLC, ये DLC, अभी TLC में आपने देखा टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, और DLC में आप देख रहे हैं कि डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। क्या है? डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। DLC हो गया डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। एंड अदर TEC, ध्यान देंगे, TEC टोटल इरिथ्रोसाइट काउंट। यहां पर देखिए TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, TEC टोटल इरिथ्रोसाइट काउंट। TEC को बोला गया टोटल इरिथ्रोसाइट काउंट। माय डियर फ्रेंड, इस इरिथ्रोसाइट को आसानी पूर्वक हम हिमैटोमीटर से काउंट कर लेते हैं। किससे काउंट करते हैं? हिमैटोमीटर से आसानी पूर्वक इसे हम काउंट कर लेते हैं, इसकी गणना आसानी पूर्वक कर लेते हैं। आपने 3 टेस्ट देखा भी आपने, TLC, DLC, TEC, ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। माय डियर फ्रेंड, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनके यहां पर गर्दन के नीचे देखे होंगे कुछ गिल्टी आ जाती है छोटी छोटी सी, आप फिंगर से ट्रेस करेंगे तो स्लिप करती हुई दिखाई देती है, इस साइड और इस साइड में फिंगर से आप टच करेंगे तो स्लिप करती हुई दिखाई देती है। तो उनको जो है बोन टीवी के नाम से जाना जाता है। तो डॉक्टर के पास आप जाएंगे, डॉक्टर उसको जो है आसानी पूर्वक देखता है और देख कर लिख देता है भाई जरा इसका ESR टेस्ट करा के लाओ, जिसको मॉन्ट्यूक्स टेस्ट भी बोला जाता है, ESR। तो ESR मींस होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अब ये इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट यह जो है यह मुख्य रूप से इरिथ्रोसाइट ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, यह रुधिराणुओं के जमने की दर को बताता है। माय डियर फ्रेंड, अगर ESR कम है तो ब्लड का कोएगुलेशन लेट होगा, स्कंदन लेट होगा, समय होगा, टाइम टेकिंग होगा। इसलिए ESR का होना नितांत आवश्यक है। और इतना भी ज्यादा ना हो जाए कि बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट शो करे। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जितने भी कॉर्पसेल्स हैं सभी का एक निश्चित और समुचित मात्रा में होना जरूरी है। इसके बाद देखिएगा हीमोग्लोबिन की मात्रा में बताने चल रहा हूं, HB, हीमोग्लोबिन, HB। माय डियर फ्रेंड, हीमोग्लोबिन पर 100 ml लिया जाता है, पर 100 ml लिया जाता है 100 मिली, और इसकी मात्रा 100 ml 100 मिली पर 100 हीमोग्लोबिन। और ध्यान देंगे हीमोग्लोबिन का जो सामान्य सा रेशियो होता है, सामान्य सा जो रेशियो होता है हीमोग्लोबिन का, वह 14.5 से लेकर के 18 तक ए सिंपल माना जाता है। हीमोग्लोबिन इससे कम अगर हीमोग्लोबिन है बॉडी में तो आदमी जो है वो एनीमिया से ग्रसित हो जाता है। डॉक्टर फिर भी 7 है हीमोग्लोबिन, 6 हीमोग्लोबिन तक है, उसके बाद भी डॉक्टर टॉनिक वगैरह देकर के आपको प्रोसीड करता है
मैंने ऑलरेडी बताया डॉक्टर इज सेकंड गॉड, डॉक्टर एक दूसरा भगवान माना जाता है। उसने क्या किया कि जो हीमोग्लोबिन आपके बॉडी में होना चाहिए था, उस हीमोग्लोबिन के परसेंटेज को उसने इंक्रीज किया, बढ़ाया। जब वो हीमोग्लोबिन का परसेंटेज बढ़ा तो ऐसी दशा में वो एक्टिव हो जाएगा। तो हीमोग्लोबिन, जो आपके हीमोग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोब्यूलिन, हीमोग्लोबिन, हीम नाम का रंगा पदार्थ ग्लोब्यूलिन नामक प्रोटीन के साथ मिलकर के हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसकी क्वांटिटी मैंने बताया पर 100 ml ली जाती है, और 100 ml में चेक करके बता दिया जाता है कि यह आपके बॉडी में कितना हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन का जो सिंपल सा रेशियो रहा है माय डियर फ्रेंड, वह रहा है 14.5 से लेकर के 18 तक। अगर इससे कम है, जाहिर सी बात है फीमेल में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेल का हीमोग्लोबिन ज्यादा हो जाता है, लेकिन ज्यादा इतना ज्यादा नहीं हो जाना चाहिए कि वो इससे भी ज्यादा हो जाए, ब्लड के फ्लुएंसी में प्रॉब्लम क्रिएट करे, रुधिर के बहाव में दिक्कत पैदा हो, गाढ़ा ज्यादा हो जाए। फीमेल के केस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेज हैं, उसके द्वारा एनीमिक पर जो है इन्फेक्शन हो जाता है। प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ऐसी कंडीशन में भी एनीमिक हो जाती है बॉडी। सो माय डियर फ्रेंड, वी हैव टेकिंग द फुल केयर इन दोज टाइम ऑफ पीरियड, इन दोज कंडीशंस आर फीमेल्स। यदि फीमेल में प्रेगनेंसी है तो हमें पूरी तरह से केयर करना है। किसका केयर करना है? हीमोग्लोबिन का केयर करना, कि उसके बॉडी में हीमोग्लोबिन का परसेंटेज कम ना हो जाए, कम नहीं होना चाहिए। अगर उसके बॉडी में हीमोग्लोबिन का परसेंटेज कम है तो ऐसी दशा में वो बॉडी के लिए हार्मफुल इफेक्ट शो करेगा। सो माई सेल्फ अलीमुद्दीन शेख कादरी, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से मैं फिर एक बार आपसे कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, वे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि अब जो ये कमिंग डेज हैं, लगातार मैं अपने लेक्चर देता रहूँगा और लगातार इस पर जो है क्वेश्चन अपलोड करता रहूँगा। सो माय डियर फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट्स and my dear brothers and sisters, I humble request to all of you, please subscribe my YouTube channel अलीमुद्दीन शेख कादरी। मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी इसी आज के टॉपिक के साथ आपसे विदा लेता हूं। फिर आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए मैं आपसे विदा ले रहा हूं। थैंक यू, धन्यवाद।